अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन की खास खबरें। सबसे पहली खबर जो है वो हमारे पास है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलाखिर इमरान खान साहब की मदद करने को पहुंच ही गई। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान साहब की खुलकर मदद कर रहा था। आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को जो खुली ढील दी गई, उसी के नतीजे में 9 मई का वाक़या हुआ। इमरान खान साहब इतने आदी हो गए थे ढील मिलने के कि उन्होंने फिर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर ही खुलकर चढ़ाई कर दी। इस सब के पीछे अगर देखा जाए तो वो वाक़यात हैं जो कि अप्रैल 2022 से लेकर मई 2023 के दरमियान वाक़या हुए, जिसमें इमरान खान साहब को होलसेल बुनियादों पर हर अदालत से बेतहाशा रिलीफ मिला। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब उस रिलीफ को डिज़र्व नहीं करते थे। 100 केसेस थे तो हो सकता है कि उसमें से 10 या 15 केसेस में जेन्युइनली इमरान खान साहब डिज़र्व करते हों कि उनको रिलीफ दिया जाए, लेकिन उसके अलावा जो केसेस थे उसके अंदर खुल कर दिए गए। चाहे लाहौर हाई कोर्ट थी, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी। उस वक्त हम ख्याल जजेस का जो था वो दौरा था। जनरल बाजवा साहब अभी भी इक़्तिदार में मौजूद थे। नवंबर 2022 तक जनरल बाजवा साहब इक़्तिदार में थे और वो आम हालात में इमरान खान साहब को जो मर्जी कहते थे, लेकिन पसे पर्दा वो इमरान खान साहब की आखिरी दिनों तक हिमायत जारी रखे हुए थे। वही इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जजेस जो थे वो इमरान खान साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रहे थे। बाजवा साहब के जाने के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो गई और ये वजह भी हुई कि इमरान खान साहब ने खुलकर आर्मी चीफ के ऊपर हमला किया, खुलकर उनके खिलाफ साजिशें रची। गैर मुल्की जो सफ़ीर थे उनको आर्मी चीफ के बारे में झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई गई ताकि वो उस आर्मी चीफ का रास्ता रोका जा सके। मसले की बुनियादों पर जंग कराने की भी कोशिश की गई दो ममालिक के दरमियान, जो कि दो पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान का हमसाया है और एक पाकिस्तान का बरादराना मुल्क है, उनके दरमियान जो मसले की जंग है उसको पाकिस्तान में घसीट कर लाने की भी कोशिश की गई। उस बरादराना मुल्क के जो सफ़ीर हैं उनको ये बताने की कोशिश की गई कि शायद ये जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं ये ईरान के कोई एजेंट हैं। और ये सब कुछ जो था इसी पाकिस्तान में होता रहा कि इस मुल्क के अंदर जो अदालतें हैं वो खामोश रहीं। इमरान खान साहब जो है जिस कदर भी धज्जियाँ उड़ाते रहे उसके ऊपर खामोशी देखने में आई। सारी बातें एक तरफ रखते हैं, अगर आप अप्रैल 2022 का वाक़या ही देख लें जिसमें इमरान खान साहब के हुक्म पर सदर पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तोड़ने का गैर कानूनी फैसला किया था अदम एतमाद की तहरीक को खारिज करके, तो सिर्फ उसी के ऊपर ही इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती थी। आइन को सबोताज करना, इसी को कहते हैं। आर्टिकल 6 के अंदर इसी चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि जो आइन को इस तरह के सबोताज करने की कोशिश करे, आइन की कोई वैल्यू ना रखे, उनको सज़ाएँ दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के अंदर भी ये कहा कि इमरान खान साहब ने गैर कानूनी हरकत की, लेकिन गैर आइनी इक़दाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को टच नहीं करना चाहती थी। अब वही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, उमर अता बंदयाल साहब जा चुके हैं। तो जब वहां से सहूलतकारी बंद हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से सहूलतकारी शुरू हो गई। हम आपको बता चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी है कि उनको एतबार नहीं है। अभी लेटेस्ट वाक़या यह है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से तन्हाई में जेल में मुलाकातें करने के लिए एक दरखास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनको इजाज़त दी जाए कि तन्हाई में मुलाकात की जाए, जेल के हुक्काम जो हैं वो उस मुलाकात में ना मौजूद हों। तो उसके अंदर भी उन्होंने अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको वकील ने कहा कि हम आप पर एतबार नहीं करते, हमें आप पर एतबार नहीं है। आपके खिलाफ आज जितनी भी इमरान खान साहब के बारे में पटिशन्स आई हैं उनके अंदर हमें किसी में भी इंसाफ नहीं मिला। हैरत की बात है, ये इमरान खान साहब हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कई 100 पटिशन्स इन्होंने लेकर गए अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ अदालतों में। और 9 मई के वाक़यात के बाद भी जब ये गिरफ्तार थे तब भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर बुलाया। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ होगा कि ऐसा शख्स जिसने पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश की गई हो उसको चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट गुड टू सी यू कहते रहे। यही हालात इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चल रहे हैं। वहाँ के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, वो इमरान खान साहब पे बहुत ही मेहरबान हैं। हम आपको याद दिलाते चलें, यही जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं जिन्होंने आज से चंद हफ्ते पहले किसी और केस की समाअत के दौरान ये कहा था कि हाँ जी, आपका भगोड़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो आप लोग सब जो है उन्हीं के इस्तकबाल में लगे हुए हैं। एक इश्तहारी जो है उसके वापस आने पर इस किस्म का इस्तकबाल क्यों किया जा रहा है? और ये केस जो था ये उस इश्तहारी या उस नाम नहाद इश्तहारी के पाकिस्तान वापस आने के बारे में भी नहीं था। केस कोई और था, लेकिन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं जाने देना चाहते थे। अब जस्टिस मियाँ हसन गुल औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितने करीबी रवाबत हैं इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करीबी क्लोज मरासिम हैं उनके, और उनके ख़ानदान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ते हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट भी हो जाते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल जो है वो ऐसे ही मजाक बनता रहेगा कि एक शख्स जो है अगर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार जजेस ओहदे पर बैठ चुके हैं या अपनी सीट पर बैठ चुके हैं तो बेतहाशा उसके लिए रिलीफ पर रिलीफ दिए जाएंगे। जिस तरह अब दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो कार्रवाई है केस की, साइफर केस की, उसको ही रोक दिया गया। अब आने वाले दिनों में जब नैब इमरान खान साहब से पूछगछ कर रहा है, जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर केस चलेगा, तो यही जस्टिस मियाँ
हसन गुल औरंगजेब साहब आकर कहेंगे कि इस केस को भी रोक दिया जाए। इमरान खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर डाका डाला है वो उनको माफ़ कर दिया जाए। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बहुत बात की जाती है जमहूरियत की, अदालत की और सारे कानून के निज़ाम की, लेकिन जहाँ कानून के निज़ाम में कोई लाडला हो जाए, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हो, तब वो अपने घर की बनी गाला की इलीगल रेगुलराइजेशन से बच जाता है, और अगर वो दोबारा लाडला हो जाए अदालतों का तो फिर जिस तरह का कोई वाक़यात होते हैं वो आप सब आपके सामने ही है। लाडला होने की कोई और कोशिश भी कर रहा है, और वो कोशिश कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वाले साहब जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, लाडला होने की कोशिश करते रहे इस्टेब्लिशमेंट की। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते रहे। बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की। ये सब कुछ जो कोशिशें थी, जब उनकी रायगां चली गई तो वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने बातें करना शुरू हो गए। लेकिन अब फिर उन्होंने पलटा खाया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फैसला किया है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। नवाज शरीफ का अगर रास्ता रोकना है तो नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए उन रास्तों के ऊपर बंद बांधने पड़ेंगे जहाँ से नवाज शरीफ इलेक्ट होकर आ सकता है। इसलिए हैरानकुन तौर पर पंजाब में, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर मुकाबला कहीं भी नहीं कर सकती, उन्होंने पंजाब को एक साइड पर रख दिया है। और अब वो जा पहुंचे हैं खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन इलाकों में जा पहुंचे हैं जहां शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे पहले कोई खास होल्ड नहीं था। हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न की, जहां पर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जहां पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 1-on-1 मुकाबले होते हैं, वहाँ जाकर अपनी पार्टी को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है, पार्टी को दोबारा से जगाने की कोशिश की है। उनकी कोशिश ये है कि वो जाकर हरिपुर, मानसेरा और इस किस्म की जो इलाके हैं, यहाँ की जो 2-3 कौमी असम्बली की सीटें हैं, वहाँ पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े कर सकें, एबटाबाद में खड़े कर सकें, और यहाँ से कम कुछ सीटें निकाल लें, क्योंकि उनको अब ये आखिरी उम्मीद दम तोड़ चुकी है उनकी कि साउथ पंजाब से या पंजाब के 2 दीगर इलाकों से उनको कुछ वोट मिलने वाले हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उम्मीद टूटने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो पंजाब में बिल्कुल सुकड़ कर रह गया, बल्कि ख़त्म ही हो गया। लाहौर के अंदर एक हल्का हुआ करता था समीना खालिद घुर्की साहिबा का, जहाँ पर वो अच्छे खासे वोट ले लिया करते थे। घुर्की ख़ानदान और डयाल ख़ानदान के दरमियान वहाँ पर सियासी जंग चलती रही बहुत अरसा, और घुर्की ख़ानदान भी कभी ना कभी सीट जीत जाता था। लेकिन आखिरी इलेक्शन जब 2018 में हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो तकरीबन 95,000 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घुर्की को, जो उनका आबाई हल्का है जहाँ पर वो दहाइयों से सियासत कर रही हैं, सिर्फ 27,000 वोट ही मिल सके, और वो तीसरे नंबर पर आई। तो पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है वो तो बिल्कुल तारीख है, और बिलावल भुट्टो को इस बात का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो गया है। इसलिए उन्होंने अपना नया निशाना बना लिया है खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न को, जहाँ पर उनका ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नून को डेंट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसी सियासी जमात है जो कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी इक़्तिदार में आई, लेकिन उनका इक़्तिदार ज़्यादा देर नहीं चल सका। चंद माह बाद ही उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। 2013 के अंदर भी वो खुलकर मेजॉरिटी लेकर आए, एक सिंपल मेजॉरिटी उनके पास थी, और फिर ऑब्वियसली आज़ाद उम्मीदवार जब उनके पास शामिल हुए तो एक सुपर मेजॉरिटी उनकी कौमी असम्बली में बन गई। लेकिन उसके बावजूद भी मामला ज़्यादा अच्छे तरीके से हल होते नज़र नहीं आए। 2013 के बाद ही फ़ौरन 2014 में धरना शुरू हो गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में 2023-24 के इलेक्शन के अंदर मगर 9 फरवरी की सुबह मुस्लिम लीग नून को एक मेजॉरिटी मिल जाती है हुकूमत फॉर्म करने की, तो उनको खुलकर काम करने दिया जाएगा, या मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो अपनी इस मेजॉरिटी को जो वो हासिल कर लेंगे, उसके बाद अपनी जो दिमाग है उसको सिर्फ गवर्नेंस पर मत रखेंगे, या रियासती इदारों के साथ फिर से टक्कर ले बैठेंगे। रियासती इदारों के साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दोस्ती है वो बहुत सारे लोगों को खटकती है, बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभती भी है। ये सवाल तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुलकर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करती रही, उनके खिलाफ बातें करती रही, जलसे जुलूसों में उनके नाम लेती रही, तो एकदम ही क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगाया या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कोई लड़ाई या झगड़ा किया, तो पाकिस्तान की दीगर जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कॉर्नर में ही जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं दिया। 2013-14 के अंदर जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को हटाने की कोशिश कर रही थी, तो पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें थी उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून की उसकी तरह से मदद नहीं की। वो खुलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शायद मैदान में इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको इस बात का एक्सपीरियंस हो चुका था कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की गेम्स करती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ जो कुछ पनामा में हुआ, सब कुछ हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं वो उनकी ज़्यादातर तादाद खामोशी रही। तो आज जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठी है, तो उसकी इस बड़ी वजह भी पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर एक हम आहंगी ना होना है, एक यकजहती एक दूसरे के साथ ना कर पाना है, एक दूसरे की मसाइल को, कौमी मसाइल जो थे उनको एक दूसरे के मसाइल बना देना है।
अब आने वाले दिनों में अगर क्या मुस्लिम लीग नून की दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जगह लेने के लिए उसी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर दोबारा बैठना नहीं चाहेगी? और पाकिस्तान की इस सियासत का अलमिया भी यही है कि हम सब इस्टेब्लिशमेंट के लिए बाहर लाइन लगाकर खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सिर्फ हमें दुख इस बात का होता है कि अगले की बारी हमसे पहले क्यों आ गई। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।